बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो 6 यूनिट है इसकी कंटिन्यूएशन है। हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पढ़ रहे थे। हमने उसमें कहा था कि हम डेथ और बर्थ रेट के दरमियान क्या रिलेशनशिप आ रहा है टाइम के साथ साथ, वो हम इसमें पढ़ते हैं। तो इनके मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। स्टेज 1 में क्या होता है, हाई बर्थ हाई डेथ रेट होता है। और अगर बर्थ रेट भी ज़्यादा हो, डेथ रेट भी ज़्यादा हो, तो वो क्या होगा, ओवरऑल जो ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का वो कम होगा, तो स्मॉल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें स्टेज 1 में क्या होता है कि हाई इन्फेंट मर्टिलिटी होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। और कॉमन अ फ्यू 100 ईयर एगो इन डेवलपिंग कंट्री टुडे, जो मुल्क जो कंट्रीज़ है, जिस तरह के जापान है, जिस तरह अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जितनी भी डेवलप कनाडा है, डेवलप कंट्री जितनी भी हैं, वो इस स्टेज से निकल चुके हैं सदियों पहले। लेकिन कई ऐसे कंट्रीज़ जिस तरह पाकिस्तान है या जिस तरह अफगानिस्तान है, या जितनी भी पुअर कंट्रीज़ है, डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वो अभी भी इसी स्टेज से गुजर रहे हैं। दूसरा स्टेज में हमारे पास अब बर्थ रेट तो वही स्टिल ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास जो डेथ रेट है वो कम हो जाती है। अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो और लोग मरें और लोगों की डेथ ना हो वहाँ पे, तो फिर क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, मतलब अचानक से पॉपुलेशन में इजाफा हो जाएगा। तो हमारे पास बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट क्यों कम होना शुरू हो गया है? क्योंकि मेडिकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट आ गए हैं, लोगों ने वैक्सीनेशन करना शुरू कर दिया अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज, अगेंस्ट वायरल डिजीजेज। ड्रिंकिंग जो वाटर सप्लाई था वो ठीक हो गया, सेवेज सिस्टम हमारा ठीक हो गया। और ये तकरीबन जो ये ट्रांजिशनल स्टेज है, ये तकरीबन 18 सेंचुरी में ये स्टेज था। लेकिन अभी भी जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि कुछ कंट्रीज है जो अभी भी इस स्टेज से गुजर रहे हैं। फिर तीसरे स्टेज में क्या हो जाता है कि हमारे पास डेथ रेट भी कम हो जाते हैं और बर्थ रेट भी कम हो जाता है। तो डेथ रेट भी कम, बर्थ रेट के लिए कौन कौन से, जिस तरह मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स है और सोशल प्रोग्राम्स है, फैमिली प्लानिंग है, अर्बनाइजेशन है, स्मॉलर फैमिलीज़ को जो क्या करते हैं, फेवर करते हैं। वॉलंटरी डिसीजन टू रिड्यूस फैमिली साइज एड बाय इम्प्रूव्ड कंट्रासेप्शन, इस तरह फैमिली प्लानिंग आ गया है, तो इसकी वजह से जो डेथ रेट है वो भी कम हो गया है और बर्थ रेट भी कम हो जाता है उसके साथ साथ। रिलेटेड टू इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नेचुरल इंक्रीज रेट फॉल, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाता है कि डेथ रेट भी कम हो जाता है और हमारे पास बर्थ रेट भी कम हो जाता है। तो इन दोनों की कमी की वजह से जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल पॉपुलेशन हो जाता है। और अगर डेथ रेट भी कम हो, बर्थ रेट भी उसमें कम हो, तो ओल्ड एज पॉपुलेशन या मिडल एज पॉपुलेशन के जो लोग होंगे वो ज़्यादा होंगे उसमें। फिर हमारे पास एक चौथा स्टेज शुरू हो जाता है कि जिसमें बर्थ रेट भी कम हो जाता है और डेथ रेट जो है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो जिस तरह जो एक स्टेज से हम दूसरी स्टेज की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारी बर्थ रेट जो है वो, हमारी बर्थ रेट कंट्रोल हो जाती है और हमारी डेथ रेट भी कंट्रोल होती जाती है। चेंजिंग रोल ऑफ वमेन का जो रोल है, जिस तरह सोशल रोल है वो भी चेंज हो जाता है। हमारे पास जो फैमिली प्रोग्राम्स है वो और भी एडवांसमेंट उसमें आ जाती है। सम अफ्रीकन कंट्री बर्थ रेट स्टिल हाई, उसमें अब भी बर्थ रेट जो है वो स्टिल हाई है। और सब सहारन अफ्रीका में HIV जो है वो अब स्टिल हाई है, यानी उसमें अभी भी बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है। फिर हमारे पास एक फिफ्थ स्टेज शुरू हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज है कि जब हम आपके पास जो बर्थ रेट है वो बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू डेथ रेट। फ्यूचर है, और सम यूरोपियन नेशन एंड जापान स्टार्ट टू एंटर दिस स्टेज, अभी भी जो कंट्रीज है वो कोशिश कर रहे हैं, जितनी भी डेवलप कंट्री है जो डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं या जो डेवलप की तरफ गए हुए हैं, वो कंट्री क्या करते हैं, वो अपने बर्थ रेट को उसने बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है कि बच्चे दो ही अच्छे और छोटा खानदान जिंदगी आसान, इस तरह की जो नारे हैं वो इस तरह के कंट्रीज से क्या हो जाते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। तो वो कंट्री क्या करते हैं, बर्थ रेट पे कंट्रोल करते हैं, डेथ रेट और भी कंट्रोल करते हैं, उसमें मेडिकल एडवांसमेंट आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेजेस के अंदर एंटर होते हैं। तो हमने 5 स्टेजेस पढ़े। हमने जो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री है, जो बहुत ज़्यादा पुअर कंट्री, वो स्टेज 1 में है। इस तरह जो कंट्री एडवांस होती जाते हैं तो वो स्टेज 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक और फिर 4 से 5 तक वो एंटर हो जाते हैं। अब डेमोग्राफिकल कुछ इंडिकेटर है कि जिसकी वजह से हम पॉपुलेशन की ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, वो बर्थ है और डेथ रेट है, उसको हम फर्टिलिटी और मर्टिलिटी भी कहते हैं। तो हमारे पास एडिशनली डेमोग्राफर इंटरेस्ट इन माइग्रेशन ट्रेंड आर अ मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो डेमोग्राफर जो है
जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा था कि पॉपुलेशन में आने के लिए दो ही रास्ते हैं, या इन माइग्रेशन या बर्थ, और जाने के लिए दो ही रास्ते हैं, आउट माइग्रेशन या डेथ। तो फर्टिलिटी और मर्टिलिटी के साथ साथ हम जो है इन एंड आउट माइग्रेशन की भी बात करते हैं। अब ये एक हमारे पास एक वर्ड यूज होता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। ये किसको कहते हैं? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेफर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट अ वुमन आर अ मोनोगेमस कपल। मोनोगेमस का मतलब है कि एक हस्बैंड हो और उसकी एक ही वाइफ हो। ऐसा ना हो कि एक ही वाइफ है और उसके कई हस्बैंड है, या एक ही हस्बैंड है और उसके कई वाइफ्स है। तो इस तरह नहीं, मतलब एक वाइफ और एक हस्बैंड, इसको मोनोगेमस कपल्स कहते हैं। मस्ट हैव एन ऑर्डर टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को रिप्लेस करने के लिए एक वुमेन को कितने बच्चे पैदा होने हैं, तो इसको क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। अब इसका एक अंदाज़ा लगाया हुआ है कि रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी हमारे पास 2.1 चिल्ड्रन इन अ वुमेन लाइफ टाइम। अगर एवरेज है ये 2.1 बच्चा तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर मुख्तलिफ औरतों का एवरेज हम निकालें तो 2.1 जो है हर एक औरत के हिसाब से बच्चे आ जाते हैं। अगर 2.1 की रेशो से बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ये रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होगा। मतलब जो पॉपुलेशन मर रहा है उनका रिप्लेसमेंट हमारे पास आता जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी डेमोग्राफी होगा वो स्टेबल डेमोग्राफी होगा। The reason that the number is set to 2.1 per woman is because two children are needed to replace the parents। तो इसका रीज़न ये है कि जो फॉर एग्जांपल अगर बच्चे माँ बाप मर रहे हैं तो वो जो है उनके दो बच्चे होंगे तो वो उसको रिप्लेस करेंगे। एंड एन एडिशनल 1/10 ऑफ द चिल्ड्रन इज नीडेड टू मेक अप फॉर मर्टिलिटी। तो ये भी है ना कि बच्चे खुद भी मर जाते हैं। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि एक मियाँ बीवी हैं उनके दो बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों को मियाँ बीवी को उसने रिप्लेस कर लिया, तो उन बच्चों की तो डेथ भी हो सकती है। तो उस डेथ के लिए कंपनसेशन के लिए हमने एडिशनली 1.1 जो है वो रखा हुआ है। तो अगर हम 2.1 रेशो रखेंगे तो उसकी वजह से हमारे पास रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी आ जाएगी। अब टोटल रिप्लेसमेंट जो है एवरेज है, एवरेज नंबर ऑफ बोर्न इन अ वुमन ओवर हर लाइफ। शी वर टू एक्सपीरियंस द एग्जैक्ट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट थ्रू हर लाइफ टाइम। तो उसका क्या होगा? जो फर्टिलिटी होगा वो हमारे पास स्पेसिफिक होगा। शी वर टू सर्वाइव फ्रॉम अर्थ थ्रू द एंड ऑफ हर रिप्रोडक्टिव। वो उसका जो रिप्रोडक्टिव एज है जिसको हम 14 या 18 ईयर से 49 ईयर तक लेते हैं, जिसमें औरतें बच्चे पैदा कर सकती है, तो उस एज तक उसको सर्वाइव भी होना है और उसी एज तक उसने बच्चे भी पैदा करने हैं। तो ये टोटल रिप्लेसमेंट रेट है। इस तरह अगर ये होगा, ये जो हमारे पास जो दो कंडीशंस है, अगर ये दो कंडीशन आपके पास फेलफुल होंगे, ये कंडीशन और ये वाला कंडीशन, तो हमारे पास जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है वो हमारे पास फुलफिल होगा और उसी की फुलफिल होने की वजह से हमारे पास जो पॉपुलेशन होगा वो स्टेबल पॉपुलेशन होगा। मर्टिलिटी हमने पढ़ा था, तो मर्टिलिटी हम रेट ऑफ डेथ को कहते हैं कि कितने लोग मर रहे हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। तो इसमें मर्टिलिटी को हम मुख्तलिफ़ किस्म के एज के हिसाब से या उसके मतलब ये कि जेंडर के हिसाब से हम लेते हैं। जिस तरह क्रूड डेथ रेट है, क्रूड डेथ रेट जो है एक साल में कितने लोग मर रहे हैं पर 1000 पीपल, मतलब 1000 लोगों में से कितने लोग मर रहे हैं एक पॉपुलेशन के अंदर, इसको क्रूड डेथ रेट कहते हैं। दूसरा इन्फेंट मर्टिलिटी। इन्फेंट मर्टिलिटी का मतलब है कि जिस तरह इन्फेंट्स का जो हमारे पास बर्थ से या 28 डेज से लेकर जो 1 ईयर तक बच्चे होते हैं उसको हम इन्फेंट जो है एज के बच्चे कह सकते हैं। तो बच्चों का कितना, इन्फेंट का कितना जो डेथ होता है पर 1000 लाइव बर्थ, पर 1000 लाइव बर्थ में कितने बच्चे मर रहे हैं, इसको हम इन्फेंट मर्टिलिटी कहते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसको कहते हैं कि आप कितने साल तक जिंदा रह रहे हैं। अगर करंट मर्टिलिटी रेट का हम अंदाज़ा लगाएं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कितने लोग एवरेज कितने ईयर तक सर्वाइव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हम कितने सालों तक सर्वाइव कर रहे हैं तो उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। अब रीजन के बेस पे के मुख्तलिफ रीजन है, जिसमें अफ्रीका है, एशिया है, लैटिन अमेरिका है, इसका एक ट्रेंड दिया हुआ है। तो इसके मुख्तलिफ कलर्स भी दिए हुए हैं कि जिस तरह जो रेड कलर है ये लैटिन अमेरिका के लिए है, ये लैटिन अमेरिका के लिए हैं। ये जो ऑरेंज है ये मोर डेवलप्ड रीजन जो है उनके लिए हैं। इस तरह जो लेस डेवलप कंट्रीज है वो ये अफ्रीका जिस तरह वो उसके लिए ये है। तो उसका जो ग्राफ है वो ऊपर आएगा।
उसका एक कोई का उसमें इन्फेंट मर्टिलिटी ज़्यादा है। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देख लें तो ये 1950 1955 का डेटा है। लेकिन अगर आप आगे जाएंगे, यहाँ पे आप आगे आएंगे 2040 2025 तक एक्सपेक्टेडली ये क्या होगा, ये कम होना शुरू होगा। अब इसमें कुछ कंट्री इस तरह भी है जिसमें ये बिल्कुल यहाँ पे आके कांस्टेंट हो गया है, मतलब ये कि अब उसमें ना इंक्रीज आ रहा है और ना डिक्रीज आ रहा है। तो ये एक ग्राफ है और इसके ज़रिए से इन्फेंट मर्टिलिटी को समझाया हुआ है। दूसरा हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा था कि कितने साल तक एक बंदा रह रहा है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ का क्या मतलब है? एवरी नंबर ऑफ ईयर न्यू बॉर्न इज एक्सपेक्टेड टू लाइफ करंट मर्टिलिटी स्ट्रक्चर परसिस्ट थ्रू इट्स लाइफ टाइम। अगर जो करंट मर्टिलिटी है कि इस हिसाब से हम देख लें तो कितने साल तक एक बच्चा जिंदा रह सकता है, इसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहते हैं। बिकॉज ऑफ द जेंडर डिफरेंस लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोरिलेटेड आल्सो सेपरेट फॉर मेन वुमेन। तो मतलब ये कि हम हमेशा देखते हैं कि जो फीमेल होती है उनका एज कम होता है थोड़ा सा, और जो मेल होते हैं उनका एज ज़्यादा होता है। अगर हम अपने कंट्री के हिसाब से बात कर लें या हम जो है ना मेरिड और अनमेरिड के हिसाब से बात कर लें तो उनमें डिफरेंस आता है। तो हम अलग अलग जेंडर के लिए फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेट करते हैं। ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया हुआ है। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये इन्फेंट मर्टिलिटी जो अफ्रीकन कंट्री था उनमें ज़्यादा था, लेकिन इनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है। इस तरह जो डेवलप कंट्री है उनमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ पे 70 साल। और ये टाइम टू टाइम जहाँ पे हम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2020 से 2025 तक, यहाँ से जब हम उधर जा रहे हैं तो ये जो ग्राफ है ये और भी ऊपर चला जाता है। मतलब लोगों की जो उम्र है वो इंक्रीज हो जाएगी टाइम के साथ साथ, बिकॉज ऑफ द मेडिकल एडवांसमेंट, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन ऑफ द पीपल, अवेयरनेस इन द पीपल। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज होती जाती है। पॉपुलेशन चेंज जो है, अब एक पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस किस तरीके से आ सकता है? The difference between the size of the population at the end and the beginning of the period, it is equal to the algebraic sum of the natural increase and net migration। अब एक पॉपुलेशन के अंदर कितना इंक्रीज आ रहा है या कितना डिक्रीज आ रहा है, तो पॉपुलेशन में इंक्रीज डिक्रीज दो तरीकों से आता है, या माइग्रेशन के जरिए से, फिर उनमें इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है? बर्थ और डेथ रेट है। बर्थ या हमारे पास डेथ रेट है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट के जरिए से इंक्रीज आ सकता है, या आपके पास जो है ना इंक्रीज आ सकता है माइग्रेशन इन और आउट माइग्रेशन के जरिए से। तो पॉपुलेशन में चेंजेस कई तरीकों से आ सकता है, या इन आउट माइग्रेशन से, या डेथ और बर्थ रेट से। उस हिसाब से फिर हमारे पास चेंजेस आएंगे। जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, अब बर्थ की वजह से क्या होगा? पॉपुलेशन इंक्रीज होगा आपका, और डेथ की वजह से आपका पॉपुलेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। और बर्थ हो रहे हैं, डेथ हो रहा है, उस हिसाब से फिर पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर बर्थ ज़्यादा है डेथ कम है तो पॉपुलेशन में इंक्रीज आएगा, और अगर बर्थ कम है और डेथ ज़्यादा है तो पॉपुलेशन में डिक्रीज आएगा। फिर उन हिसाब से फिर हम इसको देखते हैं। यहाँ पे आपके पास बर्थ के साथ साथ आपने इन माइग्रेशन भी पढ़ा। अगर लोग उसमें हिजरत करके आ रहे हैं तो भी जो पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। इस तरह ई माइग्रेशन मतलब है कि लोग अगर निकल रहे हैं पॉपुलेशन से तो भी डिक्रीज होगा। तो पॉपुलेशन में आने के दो ही तरीके हैं, बर्थ और आपके पास इन माइग्रेशन, और जाने के लिए डेथ और ई माइग्रेशन। ठीक है, फिर आपके पास जब आप नेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल बर्थ रेट और डेथ रेट को इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन से जब आप उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ऐड करते हैं, तो आपके पास नेट पॉपुलेशन आ जाता है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, उनमें 10 लोग हैं, उनमें जो है उनमें 2 लोगों की डेथ हो जाती है और उनमें 2 नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। फिर जो है उनमें इन और आउट माइग्रेशन आ जाती है। दूसरा हमारे पास नेट माइग्रेशन रेट जो है उनको हम इमाइग्रेशन से इमाइग्रेशन को निकालेंगे। फिर नेचुरल इंक्रीज जो है, क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट है आपके पास। फिर इसमें हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ जो है नेचुरल इंक्रीज पर नेचुरल माइग्रेशन, नेट माइग्रेशन। तो ये मतलब ये वाज़ेह बात है कि अगर आप बर्थ रेट है एक तरफ से, दूसरा इन माइग्रेशन है, और दूसरी निकलने के लिए आउट माइग्रेशन, और आपके पास डेथ है, तो इनको अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नेट पॉपुलेशन आ जाएगा। दूसरा आपके पास डिपेंडेंसी रेशो है। डिपेंडेंसी रेशो का मतलब ये है, इज द मेजर शोइंग द नंबर ऑफ डिपेंडेंट, जो बर्थ से लेकर 14 ईयर तक जो बच्चे होते हैं या जो 65 साल से अबव चले जाते हैं,
to the total population age of 54 also referred to as total dependency ratio। तो मतलब ये है कि 0 से लेकर मतलब बर्थ से लेकर 14 ईयर तक जो बच्चे हैं और 65 ईयर तक जो लोग हैं, इनको अगर आप ऐड करेंगे और उसको आप डिवाइड करेंगे उन लोगों पे जो 15 ईयर से 64 ईयर तक है, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रोडक्टिव हो जाते हैं, काम काज कर सकते हैं, ड्यूटी कर सकते हैं, और तो अगर आप उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिपेंडेंसी रेशो आ जाएगा। इसकी मैं सिंपल मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर एक घर है, उनके अंदर एक फ़र्द है वो कमा रहे हैं, बाकी सारे लोग उस पर डिपेंडेंट हैं, तो उसको अगर एक फ़र्द पे आप बाकी सारों को आप डिवाइड करेंगे तो आप उसका क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई जो आ जाएगा, तो ये डिपेंडेंसी रेशो आपके पास आएगा। Comparison between the productive working and non-productive population often expressed in a non-productive per 100 प्रोडक्टिव। मतलब ये कि नॉन प्रोडक्टिव को 100 प्रोडक्टिव पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो उससे आपके पास डिपेंडेंसी रेशो आ जाएगा। रेशो हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम एक क्वांटिटी को दूसरे पे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास रेशो आ जाता है। अगर डिपेंडेंसी रेशो है तो आप प्रोडक्टिव को नॉन प्रोडक्टिव पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिपेंडेंसी रेशो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप यूनाइटेड किंगडम का देख लें तो उनमें आप देख सकते हैं कि मेल और फीमेल का जो अलग अलग दिया हुआ है डिपेंडेंसी रेशो, और ये टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज है कि कौन से एज के कितने कितने लोग हैं। फिर उनमें जो है अगर आप 0 से 14 ईयर तक के लोग उनमें कैलकुलेट कर लें, फिर 65 से बग कैलकुलेट कर लें, और फिर उनमें 15 से लेकर 64 तक जो लोग हैं उन पर उसको डिवाइड करें, तो ये आपके पास फिर यूनाइटेड किंगडम के लिए आपके पास वो आ जाएगा डिपेंडेंसी रेशो। ये जो ग्राफ आपको दिखाया गया है, यहाँ पे ये प्रोडक्टिव एज के लोग हैं, इसमें जितनी पॉपुलेशन आता है ये प्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन है। इनके जो ऊपर ये आता है, अभी ये क्या है, डिपेंडेंट है, ओल्ड है। इनके जो ये इकोनॉमिकल है, ये प्रोडक्टिव लोग हैं, ये कमा सकते हैं। ये आपके पास क्या है, एक्टिव है, एक्टिव लोग हैं। और ये आपके पास यंग है, मतलब जो कमा नहीं सकते। और ये क्या है, यंग डिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और ये इकोनॉमिकली एक्टिव लोग हैं। यहाँ पे ये मेल है टू द लेफ्ट और ये फीमेल टू द राइट है। तो इस तरह आप अगर आप चिल्ड्रन और एल्डर को ले लें और फिर दोज एट अ वर्किंग एज, फिर उसको 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डिपेंडेंसी रेशो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कितना है, जो 0 से लेकर 14 ईयर तक ये लोग हैं, फिर अबव 65 ये लोग हैं, और फिर जो है आपके पास 15 से लेकर 64 ईयर तक जो प्रोडक्टिव लोग हैं वो ये है। तो अगर आप इसको 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 65.4%। मतलब उनमें उनकी डिपेंडेंसी रेशो क्या है, 65.45% डिपेंडेंट लोग हैं। कितने लोगों पे, फॉर एग्जांपल अगर आप 100 लोगों को ले लें, मतलब परसेंट का मतलब ये होता है ना कि 100 में से, तो 100 में से कितने लोग डिपेंडेंट हैं, 65.45 लोग डिपेंडेंट हैं, बाकी इनडिपेंडेंट है या प्रोडक्टिव है। दूसरा 6 रेशो है। 6 रेशो का मतलब है कि मेल टू फीमेल रेशो कितनी है किसी पॉपुलेशन के अंदर। जिस तरह पिछले इस ग्राफ में भी हमने दिखाया कि यहाँ पे आपके पास एक तरफ से फीमेल है, दूसरा मेल है, तो मेल टू फीमेल रेशो क्या है पॉपुलेशन के अंदर, इनको हम क्या कहते हैं, 6 रेशो कहते हैं। ये प्रोपोर्शन नहीं है। प्रोपोर्शन हमने कहा क्या कहा था कि उसमें नोमिनेटर डिनोमिनेटर का पार्ट होगा, लेकिन उसमें जो है मेल जो है वो तो फीमेल का पार्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या होगा, ये हमारे पास प्रोपोर्शन नहीं हो सकता। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन, हम जो हमारा मेन जो टॉपिक था वो हमारा ये था। तो हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में हमने डेथ और बर्थ की बात की है और इन और आउट माइग्रेशन की बात की है। तो हमने क्या कहा था कि लोग जो थे प्री इंडस्ट्रियल स्टेट से चेंज हो गए इंडस्ट्रियल स्टेट में और डेवलप स्टेज में वो आ गए थे। तो फिर पहले क्या होता था, जो प्री इंडस्ट्रियल स्टेट था उनमें लोगों के इन्फेक्शस और पैरासिटिक डिजीजेज ज़्यादा थे। मतलब लोग मलेरिया से और इस तरह के जो इन्फेक्शस जो टीबी है, इन इस तरह की बीमारियों से लोग मरते थे, इंजरीज होती थी उनसे लोग मरते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों पे कंट्रोल आ गया, इन चीज़ों पे। जो पोलियो है या जो जितनी भी जो हम पढ़ते हैं EPI में, वो जितनी भी हम डिजीज़ पढ़ते हैं कि हमारे पास पोलियो है, मीजल्स है, हमारे पास डायरिया है, इन सब से लोगों की वो जो है डेथ होती थी। लेकिन हमारे पास डेवलपमेंट आ गई,
डेवलपमेंट की वजह से क्या हो गया, वैक्सीन आ गए हमारे पास, मेडिकल एडवांसमेंट आ गए, टेक्नोलॉजीज आ गए मुख्तलिफ किस्म के, और लोगों ने क्या किया, मेरे इन्फेक्शस डिजीज़ ख़त्म हो गए और हमारे पास नॉन इन्फेक्शस क्या डीजेनरेटिव डिजीज़। पहले क्या होता था, पहले लोग मलेरिया से मरते थे, पहले लोग जो है पोलियो से जो है उसके लोगों की डिसेबिलिटी डेथ हो जाती थी, और लोगों की मतलब ये है कि पहले डायरिया से डेथ हो जाती, मीजल्स से डेथ हो जाती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों की अभी डेथ किस वजह से होती है, हमारे पास डीजेनरेटिव, जिस तरह के अब आजकल डायबिटीज़ ज़्यादा हो गया है, लंग डिजीज़ ज़्यादा हो गए हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, तो ये सारे डीजेनरेटिव डिजीज़ हैं, तो ये ज़्यादा हो गए। पहले इन्फेक्शियस डिजीज़ ज़्यादा होते थे। तो ये क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है कि हमारे पास जो डिजीज़ का नेचर है, ये जो डेथ की मूड है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। पहले क्या था, एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन, तो इसमें क्या था, मर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, वाइड स्विंग इन मर्टिलिटी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड वेरी लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था, मर्टिलिटी बहुत ज़्यादा था। किस वजह से ज़्यादा था, मर्टिलिटी हमारे पास ज़्यादा था, होता था इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से, जिस तरह मलेरिया, टीबी, मीजल्स वगैरह। एपिडेमिक्स बिकम लेस, फिर हमारे पास एज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक आ गया, ये दूसरा हमारे पास दौर शुरू हो रहा है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो एपिडेमिक है, जिस तरह डायरिया के एपिडेमिक है, जिस तरह के मलेरिया के एपिडेमिक है, वो कम होना शुरू हो गए, लेस फ्रिक्वेंट हो गए, मतलब वो कम वक्फे से अभी आना शुरू हो गए। इन्फेक्शन इन जनरल बिकम लेस फ्रिक्वेंट, इन्फेक्शन डिजीज कम हो गए। स्लो राइज इन डीजेनरेटिव, अब डीजेनरेटिव जो डिजीज़ है, जिस तरह के आपके पास वो है डायबिटीज़ है, आपके पास हार्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, ये ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। फिर एज ऑफ डीजेनरेटिव एंड मैन मेड डिजीज़, मैन मेड में जिस तरह कैंसर, अभी कैंसर फिर ज़्यादा हो गया, ये तीसरा दौर है कि जिसमें हमारे पास कैंसर, डायबिटीज़, सीओपीडी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, इंजरी और ट्रामा, ये ज़्यादा हो गई। ये आपको एक ग्राफ दिखाया हुआ है, अगर आप इसमें देख लें कि हमारे पास जो लाइफ पुअर यूज़ ऑफ इकोलॉजिकल रिसोर्स एंड लेक ऑफ सोशल, तो पहले ये होता था पेस्टिलेंस एंड फेमिनिन जो एज था उसमें इकोलॉजिकल रिसोर्सेज कम थे, और इसके अलावा जो है ना किया था इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव यूज़ ऑफ इकोलॉजिकल एंड प्रोवाइड बेसिक सोशल सर्विसेज। फिर हमारे पास मेडिकल सर्विस इम्प्रूव हो गए, तो उसकी वजह से लोग क्या हो गए, हेल्थी होना शुरू हो गए, और वो जो थे एज ऑफ पेस्टिलेंस से कौन सी एज में चले गए, एज ऑफ रिसीडिंग पेंडेमिक्स में आ गए। तो पहले epidemiological transition occurred 100 centuries ago when a man moved toward the agriculture society। तो पहले epidemiological transition जो थे, लोग इंडस्ट्रीज की तरफ आना शुरू हो गए, ये पहला epidemiological transition था। By adopting the non-endemic cycle, people stayed in one place, increased their contact with the human and animal waste। तो उस वक्त क्या था कि लोग एनिमल के साथ साथ रहते थे, और उसकी वजह से जो एनिमल डिजीजेस थे वो लोगों में फैल जाते थे, आसानी से फैल जाते थे। And even the cultivation of soil and clearing of land exposed people to insect bites। उसकी वजह से जो लोग मतलब ये कि काश्त वगैरह करते थे, तो लोग बैक्टीरिया, बाइट्स, पैरासाइटिक इन्फेक्शन की को ज़्यादा लोग एक्सपोज होते थे। ये हमारे पास फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन था। एज अ सिटी ग्रीव एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्रीज, मैन स्प्रेड डेडली डिजीज इंक्रीज इन एवर ग्रेटर नंबर। तो उन लोग जो थे एक साथ रहते थे, उनमें एनिमल के साथ रहते थे, कल्टीवेशन प्रैक्टिस सही नहीं थे, तो लोगों में बहुत ज़्यादा डिजीजेज फैलना शुरू हो गए। अब इस एज को क्या कहते हैं, जो फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है उसको कहते हैं एज ऑफ पेस्टिलेंस एंड फेमाइन, जो हमने पहले जिक्र किया। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन है। एपिडेमिक, फेमाइन एंड वार्स काज ह्यूज नंबर ऑफ डेथ्स, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हो रहे थे, और इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ हो रहे थे, स्पेशली इन चिल्ड्रन। फिर जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल ब्रॉट अदर एनिमल डिजीज वेक्टर इन कांटेक्ट विद ह्यूमन, जिस तरह एंथ्रेक्स है, जिस तरह ट्यूबरकुलोसिस है, वो ह्यूमन में आना शुरू हो गया, बिकॉज ऑफ जो ह्यूमन थे वो एनिमल के साथ रहते थे, इसकी वजह से जो एनिमल डिजीज थे वो ह्यूमन में फैलना शुरू हो गए। वाइल इंक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, दिस ट्रांजिशन आल्सो इंट्रोड्यूस सेवरल सिग्निफिकेंट डिजीज फैक्टर, जो थे सिक्योरिटी मतलब फूड डिजीजेज भी बहुत ज़्यादा शुरू हो गए। तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन था। उस वक्त कौन से डिजीजेस थे, स्मॉल पॉक्स था, कॉलरा था, प्लेग था, इन्फ्लुएंजा था, ऑल बिकम मेजर थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी। उस वक्त बहुत ज़्यादा ये कॉमन थे।
स्मॉल पॉक्स जो था वो 1200 ईयर ऑफ टेरर एट फर्स्ट अफेयर इन एग्रीकल्चर सेटलमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न। ये जो है ये रीडिंग से ही भी आप जो है वो ये जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं इनको आप रीड आउट करके भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर इजिप्शियन मॉर्टेक जो मर्चेंट्स थे उन्होंने उसको अफ्रीका और इंडिया में स्प्रेड किया जो स्मॉल पॉक्स था अब हमारे पास। इन यूरोप इन द नियर द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द डिजीज अकाउंट फॉर नियरली 100,000 डेथ जो थे यानी 4 लाख डेथ्स ईच ईयर वो काज कर रहे थे। तो स्मॉल पॉक्स की वजह से इतनी डेथ हो रही थी। फिर प्लेग था, प्लेग जो था वो ब्लैक डेथ भी हम इसको कहते हैं। उसका जो था पहले केस जो था 224 में BC में चाइना में पहला केस अपीयर हुआ। बस मोस्ट सिग्निफिकेंट आउटब्रेक वाज इन यूरोप में था जो कि मिड 14th सेंचुरी में था और अ 5 ईयर पीरियड फ्रॉम 1347 टू 13 ये बहुत पहले का ये टाइम है। 25 मिलियन पीपल डाइड जो प्लेग था उसकी वजह से लोग 25 मिलियन लोग मर गए। 1/3 to 1/2 ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन वाज वेप्ड आउट जो थे वो उसने क्या किया उन इतने लोगों में जो यूरोपियन लोग थे पॉपुलेशन था उसमें इतनी तबाही की उसने। फिर जो था कॉलरा की वजह से भी डेथ हो रहे थे। उसका मुख्तलिफ पेंडेमिक्स आ गए कि फर्स्ट पेंडेमिक उसका 1817 से 1823 में था, सेकेंड पेंडेमिक 1829 टू 1851। इस तरह उसका थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ पेंडेमिक्स आ गया। तो इसके भी पेंडेमिक्स आ रहे थे कॉलरा के। हाई लेवल ऑफ मर्टिलिटी एंड फर्टिलिटी भी ज़्यादा थी, मर्टिलिटी भी ज़्यादा थी। क्रूड डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा था और जो था 30 to 40 डेथ पर 1000 पॉपुलेशन हो रहा था। इनफेंट मर्टिलिटी कितनी थी 200 to 300। मतलब ये तो पहले का दौर है और वो दौर है जब डेवलपमेंट नहीं हुई थी तो जाहिर बात है उसमें वो डिजीज़ ज़्यादा थे और डेथ बहुत ज़्यादा हो रहे थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम थी, मतलब लोग डेवलप नहीं थे। In this stage, women of childbearing age also face considerable risk due to complications with मतलब ये तो जो प्रेगनेंसी था जो चाइल्ड बर्थ था उनमें जो प्रैक्टिसेस थे वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थे, सी सेक्शन वगैरह ही नहीं था और जो बच्चे पैदा होते थे उनमें इन्फेक्शन वगैरह फैल जाता था। जो प्रेगनेंसी जो प्री नेटल पोस्ट नेटल एंड नेटल जो क्लिनिक्स हैं वो नहीं थे, चेकअप्स नहीं थे, इसलिए डेवलपमेंट नहीं थी तो वमेन में बहुत ज़्यादा जो मैटरनल मर्टिलिटी वो बहुत ज़्यादा थी। फिर जो हमारे पास एक पॉजिटिव एक दौर शुरू हो रहा है जिसको हम कहते हैं सेकेंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन। इसमें क्या है वो जो था हमने कहा कि 100 सेंचुरी बिफोर ये 200 ईयर बिफोर हमारे पास ये शुरू हुआ। आज से मतलब 200 साल पहले ये शुरू हुआ ये दौर। विद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमें इंडस्ट्रीज आ गए। व्हाइल मेनी ऑफ द डिजीज ब्रॉट फोर्थ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रांजिशन सर्टनली डिडंट गो अवे न्यू क्रॉनिक नॉन इन्फेक्शियस डिजेनरेटिव डिजीजेज। तो इनमें क्या हो गया जो डीजेनरेटिव डिजीजेस थे नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस थे वो आना शुरू हो गए, यानी इन्फेक्शियस डिजीजेस के साथ साथ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज भी आना शुरू हो गए। इसको हम कहते हैं एज ऑफ रिसेडिक पेंडेमिक बाय उमरान। इट इन्वॉल्व रिडक्शन द प्रेवेलेंस ऑफ इन्फेक्शियस एंड फॉल इन द मर्टिलिटी रेट। अब जो इन्फेक्शियस डिजीजेस थे ये थोड़े से कम हो गए और मर्टिलिटी रेट थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया। जो क्रूड डेथ रेट था जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था 30 to 50 ईयर, इसमें 30 ईयर से कम होना शुरू हुआ। जो इन्फेंट मर्टिलिटी हमने 200 से 300 तक पढ़ा था इनमें उनसे कम हो गया, इन्हें डेवलपमेंट आना शुरू हो गए। उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था, इसमें बढ़ना शुरू हो गया। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम जो था वो भी इंक्रीज होना शुरू हुआ। जो शार्प फॉल इन अ डेथ फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। द इम्प्रूवमेंट अगर बिफोर तो क्या हो गया क्लीन वाटर सप्लाई शुरू हो गए, सैनिटरी जो सेवेज सिस्टम था ये ठीक होना शुरू हो गया। जो मॉस्किटो थे जिसकी वजह से मलेरिया वगैरह फैल रहा था उन पे भी कंट्रोल आना शुरू हो गया। जो फूड सेफ्टी था वो भी लोग मतलब ये कि रेफ्रिजरेटर आ गए, इसकी वजह से फूड सेफ्टी शुरू हो गई। तो जो फूड बॉर्न डिजीजेस थे वो भी कम होना शुरू हो गए। अब सेकेंड एपिडेमिक ट्रांजिशन में जिस तरह मीजल्स है, मीजल में डिक्रीज आना शुरू हो गया। जब से वैक्सीन आ गए हैं तो मीजल जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। इस तरह पेनिसिलिन की वजह से जो स्कारलेट फीवर है उसमें डिक्रीज आना शुरू हो गया। इस तरह ट्यूबरकुलोसिस कम होना शुरू हो गया, टाइफाइड कम होना शुरू हो गया। तो सब जो इन्फेक्शन डिजीज उनमें डिक्रीज आना शुरू हो गया। इस तरह नमूनिया को आप देख लें, इस तरह डिप्थीरिया को देख लें, इस तरह आप जो हैं इन्फ्लुएंजा को देख लें, वोफिंग कफ को देख लें, इस तरह आप पोलियो माइलेटस को देख लें। फाइनली द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, इम्यूनाइजेशन शुरू हो गया, एंटीबायोटिक्स आ गए, इनेबल द कंट्रोल एलिमिनेशन ऑफ ग्रुप इन्फेक्शन सच एज डिप्थीरिया, पोलियो एंड स्मॉल पॉक्स, इन पे कंट्रोल आना शुरू हो गया। टेक्नोलॉजी आल्सो ब्रॉट विद द स्मोक स्टेक इंडस्ट्रीज
टॉक्सिन। लेकिन जिस तरह हमने कहा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गई, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने की वजह से हमारे पास जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन था वो भी आना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ग्रेटर एक्सेस टू लेस हेल्थफुल फूड, बेट्स एडवांस इन मेडिसिन एंड सैनिटेशन एंड विद दिस वी हैव सीन राइज इन एलर्जी। तो जाहिर बात है जब इंडस्ट्री है उससे धुआं निकलता है तो उसकी वजह से एलर्जी फैलेगा, अस्थमा जो था जो दमा है वो भी फैलेगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर फैलेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी फैलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन शुरू होता है। ये लेट 20वीं सेंचुरी में शुरू हो गया है। दिस फेज वाज डिस्क्राइब एज द एज ऑफ क्रॉनिक डिजीज। इसमें क्रॉनिक डिजीज आ गए, जिस तरह हमने जिक्र किया था नॉन डिजेनरेटिव डिजीजेज, एलिमिनेशन ऑफ जो इन्फेक्शियस डिजीजेज थे, क्योंकि मेडिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, वैक्सीनेशन आ रहे हैं, तो वो डिजीजेज कम हो गए। जो क्रॉनिक डिजीज है वो ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, जिस तरह कैंसर है, डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं। इस तरह इन्फेक्शन डिजीज में क्या है, ये डिक्रीज आना शुरू हो गया। जो ट्रामा है ये इंक्रीज होना शुरू हो गया है। इस तरह जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज है वो उनमें इंक्रीज आना शुरू हो गया है। इस तरह जो CHD है, कोरोनरी हार्ट डिजीज, वो इंक्रीज हो गए। जो CA है, जो मतलब कैंसर है, वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गए। ये थर्ड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन में ये चेंजेस आ रहे हैं। ड्यू टू लो लेवल ऑफ फर्टिलिटी देयर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब फर्टिलिटी भी कम होना शुरू हो गया, एडवांसमेंट आ गए, मर्टिलिटी भी कम होना शुरू हो गया। तो उन दोनों की कमी की वजह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ओवरऑल कम होना शुरू हो गई। क्रूड डेथ रेट और भी कम हो गया, इन्फेंट मर्टिलिटी और भी कम हो गई। इसके अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा हो गई। तो ये हमारे पास क्या है, एडवांसमेंट है। इस तरह जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो हमारे पास क्या हो गए, इंक्रीज होना शुरू हो गए, और जो हमारे पास जो कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिजीज है वो डिक्रीज होना शुरू हो गए। ये भी ग्राफ के थ्रू दिखाया हुआ है। Although death is universal relative, the condition or disease that cause death have emerged over time. Today the disease cause, तो ये है ना कि डेथ तो होना है किसी भी वजह से हो, लेकिन पहले इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से ज़्यादातर लोग के डेथ होते थे, अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से। तो डेथ जो है, अगर किसी की ज़िंदगी 100 साल की है तो वो 100 साल ही में मरेगा, उसने ज़्यादा एक दिन भी नहीं जीना है। तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से मरे या वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से मरे, लेकिन काज ऑफ डेथ चेंज हो गया, बाकी डेथ वही है, नेचर ऑफ द डेथ वही है। द फर्स्ट हाफ ऑफ 20 सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ इंप्रूवमेंट। तो जिस तरह हमने इम्यूनाइजेशन पढ़ा, इसके अलावा मिल्क पेस्चराइजेशन भी आ गया, टू प्रिवेंट द बोन ट्यूबरकुलोसिस एंड क्लोरिनेशन ऑफ वाटर आ गया, कि जिसकी वजह से टूथ डिके वगैरह नहीं होगी। तो ये एडवांसमेंट हमारे पास पब्लिक हेल्थ एडवांसमेंट आना शुरू हो गए। फिर हमारे पास इंसुलिन और पेंसिलिन भी आ गए, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ का ठीक करना आसान हो गया। इसके अलावा हमें नमूनिया का ठीक करना आसान हो गया बिकॉज ऑफ पेंसिलिन। द डाउनवर्ड ट्रेंड इन डेथ रेट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। तो ये सारे कौन से इंटरवेंशन है, पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, कि जो वैक्सीनेशन है, सैनिटेशन है, ये सारी चीज़ें, और इनमें इंप्रूवमेंट की वजह से हमारे पास डेथ रेट कम हो गए। इन एडिशन वाली मैटरनल मर्टिलिटी प्रेगनेंसी डिलीवरी पीक ड्यूरिंग द 1930। अगरचे हमारे पास जो मैटरनल मर्टिलिटी है वो हमारे पास उनमें हमें एडवांसमेंट आ गए, लेकिन फिर भी जो प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर हैव हैड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द वुमेन। तो जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि नेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, उसका वुमेन के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। और इसके साथ ये टॉपिक ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।